Hello everyone, let us here discuss your management accounting, that is the last paper of intermediate. हम इसके MCQs डिस्कस कर लेंगे एंड अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि कमज़ोर दिल के लोग ये वीडियो मत देखो बिकॉज ये आपका लास्ट पेपर है. सो आप आराम से एनालिसिस कर सकते हो कि आप लोगों को कितने मार्क्स मिल रहे हैं MCQ में. तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं आपके MCQ के आंसर्स बताऊंगी और उसके साथ साथ हम पेपर रिव्यू भी कर लेंगे लाइक द सेम वे विच वी आर डूइंग फॉर एनी अदर सब्जेक्ट जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट के लिए लेकर आए हुए हैं, वही अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का हम ला चुके हैं आपके लिए MCQ के आंसर. सो लेट अस हियर फटाफट से डिस्कस योर MCQs. फिर मैं पेपर रिव्यू पे भी बात करूंगी. तो ध्यान से ये वीडियो को एंड तक देखेंगे. और अगर आप लोगों ने कल मेरे साथ MCQ बैंक जो मैंने आप लोगों के लिए लिया था उतना भी अटेंड किया रहता तो आप लोगों के मेजॉरिटी MCQs वहां से पूछे गए थे जो आराम से सॉल्वेबल थे. मतलब मैं पिक्यूलरली आपको पॉइंट आउट करवा सकती हूँ कि ये हमने कल किया था, ये हमने कल किया था. तो अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया होगा तो आप लोग के लिए MCQ में आज कितने बल्ले बल्ले हुए रहेंगे बताओ. सो पहला क्वेश्चन पीरियड ऑफ लॉस्ट रेलेवेंस आपसे पूछ रहा है. ये आप लोगों के आता है थर्ड स्टेज में. सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कल MCQ बैंक के अंदर. सो ये आप लोगों के लिए आसान था MCQ सॉल्व करने के लिए. ये पहला क्वेश्चन ही कॉन्फिडेंस बूस्टर था. सेकेंड क्वेश्चन अनदर कॉन्फिडेंस बूस्टर, ये भी हमने कल किया था. कॉस्ट एलोकेशन कैसे करते हैं हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में. तो पहले हम एक्टिविटीज निकालते हैं, याद है C और D करेक्ट लगता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे फिर हम कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी निकालते हैं, फिर ड्राइवर में बिठाते हैं और फिर उसको एलोकेट करते हैं. तो इसका B का सेकेंड का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, C आंसर आ जाएगा. करेक्ट है. फिर ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना था जो बहुत डिफिकल्ट नहीं था सॉल्व करने के लिए. हैज अ ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन सेल्स आर 20 lakhs. बात समझो, सेल्स अगर 20 lakhs है और यही आपको बोल दिया ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब ये ब्रेक इवन सेल्स आपको दे दिए है. इसमें से हम क्या हटाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मिलता है कंट्रीब्यूशन. इसमें से क्या हटाते हैं हम, फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या मिलता है प्रॉफिट. एट ब्रेक इवन प्रॉफिट क्या होता है हमारा, जीरो. अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो ये आप लोगों के लिए आसान हुआ होगा सॉल्व करने के लिए. फिक्स कॉस्ट आपको कितना दे दिया था, 8 लाख. तो बट ऑफ कोर्स आपका कंट्रीब्यूशन भी कितना आ गया है, 8 लाख. सेलिंग प्राइस पर यूनिट, खैर इससे लेना देना नहीं है, PV रेशियो निकालना है. तो PV रेशियो आपका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. कंट्रीब्यूशन कितना निकाला हमने, 8 लाख. सेल्स कितना है आपका 20 लाख. तो 8 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%, आंसर B. सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लिक हो गया है और ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्वेबल क्वेश्चन थे. लेट अस नेक्स्ट कम टू योर क्वेश्चन नंबर 4. ये भी सेम क्वेश्चन हम लोगों ने कल ही किया था MCQ जो मैंने आप लोगों के लिए थे रिवीजन के लिए उसमें. इसीलिए देखो मैंने आपसे कहा था कि वो MCQ बैंक लेना बहुत जरूरी है. कल अगर आपने मेरे साथ वो 1.5 घंटा कर लिया होता तो आज आपके मैक्सिमम अच्छे तरीके से MCQ हो गए हैं. द डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम टू ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. ये ना रेलेवेंस, अपॉर्चुनिटी, मार्जिनल, कुछ नहीं. ये होता है बेटा आप लोगों का डिफरेंशियल कॉस्ट. ये डिफरेंशियल कॉस्ट का काइंड ऑफ आपका डेफिनेशन ही हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 5. A new product is expected to generate the following profit or loss. प्रॉफिट लॉस दे दिया और उसके प्रोबेबिलिटी भी दे दी है. तो आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो क्या करते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इनका टोटल लेते हैं. करेक्ट है. तो आप क्या करोगे, 1 लाख इंटू 0.1, ये आपका आ जाएगा बेटा 10,000. 50,000 इंटू 0.5, ये आप लोगों का आ जाएगा 25,000. 20,000 नेगेटिव है, ध्यान रखना, इंटू 0.4, तो ये आ जाएगा आपका 8,000 नेगेटिव. करेक्ट है. अभी अगर आप इसका ग्रैंड टोटल करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 27,000, वो भी प्रॉफिट वाला. दैट इज योर ऑप्शन C. तो आप लोगों के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है बेटा, 5th का C, इजी एंड सॉल्वेबल. Question number 6. Same question yesterday we had done in the MCQ session. Division A transfers its output to Division B at variable cost. Once a year वो फिक्स्ड फी चार्ज करते हैं. तो कभी भी वहाँ पे बस P और Q यूज किया गया था. कभी भी जब आप एक नॉमिनल फिक्स्ड फी आप लोग चार्ज कर लेते हो और उसके बाद वेरिएबल बेसिस पे चार्ज करते हो, ये होता है आपका 2 पार्ट टैरिफ. 2 पार्ट टैरिफ के अंदर आप लोग वेरिएबल यूनिट वाइज और एक फिक्स्ड फी चार्ज कर लेते हो. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है. बेटा ये MCQ ऐसा था जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आपको आता है, मेरा डब्बा मेथड जो बहुत आसान मेथड होता है आप लोगों के लिए, अगर वो आप डब्बा मेथड भी लगा लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा. कैसे करते हैं आप डब्बा मेथड, पहली बात तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, L1
लेबर एफिशिएंसी क्या होता है L1 माइनस L3। L1 आपका क्या होता है SR इंटू SHAO, शाओ, याद आ रहा है, और ये होता है आपका SR इंटू AR। स्टैंडर्ड रेट आपको दे दिया है, दोनों जगह पे आ जाएगा 8। एक्चुअल रेट का लेना देना नहीं है। स्टैंडर्ड आज अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन SHAO, शाओ ही दे दिया आपको। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, शाओ कितना हो जाता है 2000। आपको यहाँ पे एक्चुअल रेट मैंने गलती से लिख दी, एक्चुअल आवर्स है। एक्चुअल आवर्स आपके क्या है, गायब है, करेक्ट है। और इनको आपको माइनस करके आंसर वेरिएंस में क्या मिल रहा है, नेगेटिव 1600। एडवर्स मिल रहा है ना, तो नेगेटिव 1600 करेक्ट है। तो नेगेटिव 1600 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 16000 और ये हो जाएगा 8AH। ये 16000 इधर 1600 में आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये 8 एक्चुअल आवर्स इज 16000। हाँ, एक और यहाँ पे आप गलती कर दोगे बेटा, अगर 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 आप लोग ये प्लस माइनस में गड़बड़ करोगे तो आपका आंसर 1800 भी आ सकता है, वो गलती आपकी हो सकती है। अब देखो 8 आवर्स को मैं इधर ले आई हूँ, 16000 उधर ही है, ये 1600 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अगर आप एडवर्स का मतलब नहीं समझ पाए तो 1600 प्लस करो, डिवाइड बाय 8 करो। अगर आप 8 से डिवाइड कर लेते हो तो आप लोगों को आपके एक्चुअल आवर्स मिल जाएंगे 2200, दैट इज ऑप्शन ए। ये आपको कब मिलेंगे लेकिन, अगर आपने माइनस बराबर से लिया है, क्योंकि आपको एडवर्स वेरिएंस दिया है। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो बेटा आपके मॉड्यूल में ऐसा टर्म दिया हुआ है, इस पे आपको रेडीमेड एमसीक्यू बैंक में भी नहीं है, बट ऐसा टर्म यूज किया है कि बजट स्लैक क्या होता है। बजट स्लैक वो होता है जहां पे आप फेक मतलब थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखाते हो। कंजर्वेटिव अप्रोच, कॉस्ट ज्यादा दिखाना, रेवेन्यू कम करना, जो आपको डी ऑप्शन में दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन बजटेड आउटपुट एंड ब्रेक इवन नहीं, एडिशनल कैपेसिटी अवेलेबल नहीं, एक्सटेंडेड लीड टाइम बिटवीन द प्रिपरेशन नहीं, इट इज डेलिबरेट ओवर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, जहां पे आप कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट करते हो और रेवेन्यू को अंडर एस्टिमेट करते हो, इसी को हम कहते हैं आपका बजट स्लैक। Which of the following characteristic, 9th वाला, is not associated with traditional responsibility accounting? ये भी आपका मॉड्यूल में है, as it is क्वेश्चन आपको मिलेगा ये MCQ बैंक के अंदर, मॉड्यूल के अंदर। It attempts to control the process, this is wrong। ये हमने MCQ बैंक में भी किया था मेरे हिसाब से। Assumes optimization, independence, places emphasis, no, it attempts to control the processes। ये ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट नहीं होता है, तो ये MCQ बैंक में भी था हम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बेटा आप लोगों को क्या पूछा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यू नो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला है जो हमने MA के अंदर आके सीखा। क्या होता है बेटा, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू हम क्या करते हैं, एसेट टर्नओवर रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, 28% है। एसेट टर्नओवर रेशियो आपको 65 दे दिया, करेक्ट है। तो 0.28 इंटू 65 कर लो, 65 इंटू 0.28, तो आपका आंसर आ जाता है बेटा 18.2%, दैट इज ऑप्शन बी। क्या ऑप्शन आएगा बेटा, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये सेम क्वेश्चन कल मैंने आपको MCQs के अंदर कराए थे, सॉल्व करके दिया था, स्पेशल गैजेट देखते ही मुझे क्लिक हो गया। देखो इसका फुल कैपेसिटी पे 15 लाख वेरिएबल कॉस्ट था, याद आ रहा है, 40 लाख उसका फिक्स्ड कॉस्ट था, और अगर आप बाहर से परचेज करते हो तो 25 लाख का आपका कंट्रीब्यूशन आप कमाओगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हो जाता है आप लोगों का। मैक्सिमम प्राइस क्या रहेगा बेटा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस आप क्या करते हो आप लोगों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो 15 लाख प्लस 25 लाख अगर करोगे तो ये कितना आ जाता है, 40 लाख, जो आपका आंसर आ जाएगा ए। राइट, क्लिक हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका आना चाहिए था ए। क्वेश्चन नंबर 12, a factory in making a certain product where learning curve ratio of 80%, ये आपको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एयर में क्वेश्चन मिलना चाहिए। एक प्रोडक्ट का 80% है, दूसरे प्रोडक्ट का 90% है। बात समझो, जिसका 80% है वो प्रोडक्ट फटाफट आप लोगों का वो जो इंसान है वो लर्निंग कर्व अप्लाई कर रहा है, मतलब इवेंचुअली उसको प्रोड्यूस करने के लिए आवर्स कम लगने वाले हैं और कॉस्ट भी क्या लगने वाला है, कम। वेरएज जो 90% है उसको सीखने को थोड़ा 80% के मुकाबले क्या कर लगता है, टाइम ज़्यादा। तो ये प्रोडक्ट स्लो, या ये इंसान आप लोगों का क्या हो जाता है, वो प्रोडक्ट का लर्निंग कर्व स्लो हो जाता है। अगर वो स्लो हो जाता है मतलब उसके आवर्स इन कंपैरिजन टू ए क्या है, ज़्यादा, और उसके वजह से कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड गुड फॉर द फैक्ट्री? इक्वली पेड वर्कर्स है, वर्कर्स इक्वली पेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके आवर्स तो अलग अलग रहेंगे। अब लेबर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फोर्थ प्रोडक्ट विल बी मोर ऑफ ए, नहीं, ए का तो ज्यादा रह ही नहीं सकता, इनफैक्ट ए का कम होना चाहिए, बी का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बी का लर्निंग कर्व ज्यादा है, मतलब वो धीरे धीरे सीख रहा है, 90% है ना उसका लर्निंग कर्व, तो 90% ही यानी 10% ही वो सीख रहा है। करेक्ट हो रही है ना बात? तो अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट भी कर सकते थे, 100 अगर आप ले लेते हो तो 100 का 80% कितना हो जाएगा? 100 का 80% और एक और बार आपको 80% लेना पड़ेगा, ऐसे 2 बार अगर आप लेते हो तो 80 का 80% 64, और इधर आप लोगे तो 100 का 90% 90 और 90 का हो जाएगा 81, तो बी को ज्यादा टाइम लग रहा है। फोर्थ प्रोडक्ट विल बी मोर फॉर बी, द लेबर कॉस्ट, ये रहा, of manufacturing the fourth product will be more for B। फिर उसके बाद हम आएंगे 13th क्वेश्चन पे, which of the following could be considered as an operating asset? ये भी हमने कल एमसीक्यू बैंक के अंदर किया हुआ था। इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है तो इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग इसमें से कौन सी चीज एज ऑपरेटिंग एसेट ट्रीट करते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, सेम क्वेश्चन कल मैंने आपको करवाया था एमसीक्यू के अंदर, आपको यहाँ पे निकालना था रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अगर एक्स को आप ट्रीट करते हो, इफ एक्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, तो आप लोगों को एक्स के लिए कितना कॉस्ट देना चाहिए? तो आप लोग ये 1000 रुपये देते हो इनडायरेक्ट मटेरियल का, इनडायरेक्ट लेबर का 900 रुपये देंगे, ओवर टाइम का 100 रुपये देंगे, 2000 हो गया। अब आप लोगों को अगला देना रहता है आपका एलोकेटेड रिपेयर शॉप 1200 रुपये, तो ये हो जाएगा बेटा 3200, दैट इज ऑप्शन ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन डन येस्टरडे इन आवर एमसीक्यू का सेशन, द ऑप्टिमिज्म ऑफ कोएफिशिएंट, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इज नीडेड इन द क्राइटेरिया ऑफ रियलिज्म, दैट इज 15 का आंसर आ जाएगा ए। अगर आप ध्यान से देखते हो आपके पूरे एमसीक्यूज को, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 भी सॉल्वेबल था, 6 भी सॉल्वेबल था, 7 अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ था, 8 में अगर आप अटके होंगे तो अटके होंगे। उसके बाद आपका 9th भी सेम क्वेश्चन था, 10th में अगर आप अटके होंगे तो मान लो अटके होंगे, 11th सेम क्वेश्चन था, 12th में शायद गलती की होगी आप लोगों ने, 13 सेम क्वेश्चन, 14 सेम क्वेश्चन, 15 सेम क्वेश्चन। तो आप लोग बेसिकली सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन में अटके हो, तो आप लोगों के 12 एमसीक्यू मोर और लेस करेक्ट होने ही चाहिए। अगर कल का सेशन किया होगा तो आराम से आपके 12 एमसीक्यू यहाँ पे मुझे सही दिख रहे हैं, बेयर मिनिमम ओनली बाय आवर येस्टरडे 1.5 आवर का सेशन। उसके अलावा अगर मैं आती हूँ आपके पेपर रिव्यू पे, तो आप लोगों का पेपर था लेंदी, The paper was lengthy and हल्का सा ट्रिकी था ही था। जब बात एमए की आती है तो ये एक्सपेक्टेड ही था कि आप लोगों का पेपर हल्का सा ट्रिकी आएगा और लेंदी तो भर भर के आएगा आप लोगों के लिए। अब पहला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, देखो इतना पार्ट एक्स्ट्रा है। एक्चुअल क्वेश्चन आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन डायनामिक बिजनेस वर्ल्ड, ये क्वेश्चन कल जो मैंने आपको बोले थे कि कम से कम इतनी थ्योरी करके जाओ, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड करके दिया था, उसमें ये सेम क्वेश्चन था। अगर आप उतने क्वेश्चन भी कर लेते थे तब भी आपका काम बहुत हद तक हो जाता था इसके अंदर, राइट? ओके, अब उसके बाद आप लोगों का जो बी वाला पार्ट है वो आपको ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से पूछा हुआ था। 3 प्रोडक्ट दे दिया आपको, उसका सारा डेटा दे के रखा हुआ है, आपको उसके एक्टिविटीज भी दे दिए है, ओवरहेड्स भी दे दिए है आप लोगों को। विद द हेल्प आप लोगों को ट्रेडिशनल निकालना था और उससे आपको ABC करना था, जो आप लोगों के लिए सॉल्वेबल था। मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से सॉल्व करना था, बट ऑफ कोर्स आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एज एक्सपेक्टेड आप लोगों को डिसीजन मेकिंग को लेके यहाँ पे एक अच्छा खासा क्वेश्चन आया। मैंने पहले भी बोला था इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ो भी मत जब तक आप पे एकदम मजबूरी नहीं आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी आता है, इतना लेंदी सॉल्व करने में लग जाता है टाइम। डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, सॉल्व करने में वक्त लगने वाला था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। सेल्स कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आप लोगों को दे दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप लोगों को दे दिया है। आपकी इक्वेशन बनेगी डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट आपको यहाँ पे दिया है। रिवाइज निकालना था, लिटिल बिट सॉल्वेबल था, थोड़ा मार्जिनल का दिमाग यहाँ पर लगाना था। अगर इसकी बी की बात करेंगे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यूनिट कॉस्ट आपको सब दे दिया था, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्वेबल था। तो मैं आपको बता दी क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सॉल्व कर सकते थे, तो थोड़ा मार्जिनल कॉस्टिंग का वहां पे आपको दिमाग लगाना था।
फिर हम आएंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखने के लिए। 14 मार्क का क्वेश्चन है। ये भी मैंने आपको बोला था कि जब तक आप लोग बहुत अटकते नहीं हो, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट मत करना। ये सॉल्वेबल था ये क्वेश्चन, छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स दिए थे, बट इट वाज वेरी लेंदी टू सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए वक्त ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 यार, सेल्स वेरिएंस आ गया। इससे अच्छा क्या आएगा पेपर में? इतना बल्ले बल्ले हो गया, सेल्स वेरिएंस आप लोगों को आ गया यहाँ पर। 7 मार्क का क्वेश्चन है, सॉल्व करना ही चाहिए था, सब कुछ गिवन है इसके अंदर। सिमिलर क्वेश्चन आप लोग मेन बुक में कर चुके हो। बी बजट के अंदर भी आप लोगों को सारे डेटा दिए। ये बजट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्वेबल था, तो मैं यहाँ पे लिखूं तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्वेबल था। 6 ही हमने किया ना, करेक्ट, 6 भी अभी सॉल्वेबल था। फिर हम बात करेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 का सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है, नंबर्स यहाँ वहां हो सकते हैं आप लोगों के लिए मिसिंग वैल्यूज के, और मैंने जो बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ था। 7B, 4 परस्पेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। मैं बच्चा लोग अगर मेरे पास अब वो लैपटॉप नहीं यूज किया है, कल का वीडियो जाके देखो, मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को बैलेंस स्कोर कार्ड पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने आपको स्ट्रैटेजी के अंदर भी बोला था बैलेंस स्कोर कार्ड पे एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप मेरी सुनते तो ये 7 मार्क भी आपको पॉकेट में मिलते, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों का हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को जो आपके डिसीजन थ्योरी से पूछा हुआ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ही निकालनी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से आपको मल्टीप्लाई करना था। क्वेश्चन नंबर बी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ये भी आप लोगों के लिए सॉल्वेबल था। सिग्निफिकेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए, बेसिकली ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगेन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 बहुत सिंपल थे सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप लोग रैशनल दिमाग लगाते, जितना आपका एवरेज स्टडी हुआ था उसके बेसिस पे आप ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अगर ये 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करते, यस पेपर को टाइम लगता, आपका पेपर लेंदी था बट मैनेजेबल था। ये पेपर इस तरीके से सॉल्व हो सकता था अगर आप वो 2 मेजर क्वेश्चन इग्नोर कर सकते थे तो। ये आप लोगों के लिए मैंने आपका एमए का बता दिया है। हम आप लोगों के लिए अब 2 मिनट में आपसे काम की बात कर रही हूँ, सिंस आपके पेपर हो गए हैं इसलिए सुनना। एक तो ये आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आप लोगों के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज लेके आ रहे हैं। जैसे ग्रुप 1 खत्म हुआ था तो उनके लिए भी हम बताया है कि आगे क्या करना चाहिए। अगर आप ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट हो और आपका ग्रुप 2 का पेपर अभी खत्म हो चुका है तो आपको समझ में आया रहेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में जा रहे हो। अगर आप हमारा वीडियो जरूर देखना जो आएगा, अगर आप लोगों का सब ठीक है, ऐसे लग रहा है पास हो सकते, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आप लोग फटाफट से आप लोगों के आगे की प्रिपरेशन चालू कर देंगे। इवन एट आकाश अग्रवाल क्लासेस एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, ओनली इफ यू वांट टू। आपका जो भी सिचुएशन है, एंड अगर आपका बोथ ग्रुप कंप्लीट हो गया तो टेक अ लिटिल ब्रेक एंड देन स्टार्ट स्टडिंग अबाउट फाइनल क्या होता है, कैसे होता है। एंड आकाश अग्रवाल क्लासेस भी आप लोगों के लिए फाइनल लेकर आया हुआ है। तो अगर इन केस आपको कुछ जानना है तो आप स्क्रोलर में जो नंबर चल रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज द लास्ट वीडियो, इसलिए एंड में मैंने आपको बता दिया कि हमारे भी बैचेस शुरू हो रहे हैं एंड आप लोगों को ये एमसीक्यू से मदद मिली हुई है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आपके एमसीक्यू का क्या स्कोर आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड डोंट फॉरगेट, आप लोगों के पेपर्स जैसे भी गई है एक अच्छा एनालिसिस करो पेपर का, पॉजिटिव एनालिसिस, नेगेटिव एनालिसिस, जो भी आपको समझ में आ रहा है अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते। ये आप लोगों का लास्ट पेपर है इसलिए मैंने 2 मिनट निकाल के एंड में आपसे इतनी बात भी कर रही हूँ कि इससे पहले इसमें मैंने ये सब बातें नहीं की ना, मैंने एडमिशन की बात की, लेकिन ये लास्ट वीडियो से मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है एक एनालिसिस पे आना, और हर सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस, डिटेल सॉल्यूशन हम लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि दिस इज आकाश अग्रवाल क्लासेस जहाँ पे हम एक्सक्लूसिवली सीएमए का कंटेंट लेकर आते हैं। बाकी सब्जेक्ट के भी अब डिटेल सॉल्यूशन आना चालू हो जाएंगे। सो लॉट्स ऑफ लव, डू लाइक द वीडियो, टारगेट रखो कम से कम 200 लाइक करने का इस वीडियो पे। शेयर द वीडियो एंड बाय एवरीवन।